हेलो गाइज, वेलकम टू बीरेंद्रा फाइनेंस। दोस्तों 1980 में यदि आपके फादर ने या ग्रैंड फादर ने विप्रो में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज आप 10,160 करोड़ रुपए के मालिक होते, और यदि 10,000 भी इन्वेस्ट किए होते तब भी उसकी वैल्यू आज 1,016 करोड़ रुपए होती। लेकिन गाइज यहाँ पे काफी सारे लोग ये कहेंगे कि 1980 में 10,000 रुपए और 1 लाख रुपए बहुत ज्यादा हुआ करता था, इतना पैसा हर किसी के पास थोड़ी ना होता था। तो उनके लिए बता दूं कि 1980 में विप्रो में यदि 1,000 भी इन्वेस्ट किया होता तो उसकी वैल्यू आज 100 करोड़ से अधिक होता। एंड यदि इसे थोड़ा और एक्सट्रीम लेवल पे ले जाएं तो यदि किसी ने उस टाइम 100 रुपए भी लगाए होते तो उसकी वैल्यू आज 10 करोड़ से अधिक होती। और यदि किसी ने मजाक मजाक में 10 रुपए भी विप्रो के शेयर्स में लगा दिया होता तो भी आज उसे 1 करोड़ रुपए से अधिक रिटर्न मिलता। और गाइज ये बस 38% के एनुअल रिटर्न का कमाल है, और ये रिजल्ट मिला मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से, जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा कहे गए स्टेटमेंट को बिल्कुल सही साबित करती है कि कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। सो गाइस इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कैसे कंपाउंडिंग की मदद से सिर्फ 10 लाख को 100 से 200 करोड़ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी देखेंगे, और ये स्टोरी है थॉमस ऑस्टिन की। तो 1859 में थॉमस ऑस्टिन ने अपने साथ 24 खरगोश लाया था, जिन्हें उसने ऑस्ट्रेलिया में लाके छोड़ दिया था। और गाइस शायद आपको भी पता ही होगा कि खरगोश जल्दी जल्दी और बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। इसी कारण कुछ ही समय के बाद ऑस्टिन की प्रॉपर्टी पूरी तरह से सिर्फ खरगोशों से भर गई और नेबर्स के घरों में भी घुसने लगे। लेकिन यहाँ पे सबसे शॉकिंग चीज ये थी कि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने खरगोश जैसी चीज कभी देखा ही नहीं था। ऑस्ट्रेलिया के शिकारी जानवर भी खरगोशों से अनजान थे, इसीलिए वो भी उन्हें नहीं मारते थे, और यही रैबिट्स के बहुत ज्यादा फैलने का कारण भी बना। रैबिट्स का पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ा, इनकी आबादी 35% के एनुअल रेट से बढ़ने लगी। वैसे तो सिर्फ 24 खरगोश का 35% के रेट से बढ़ना कोई बहुत बड़ा बात तो नहीं लगता, लेकिन रैबिट्स की पॉपुलेशन आश्चर्यजनक तरीके से तब बढ़ने लगी जब टाइम बीतता गया। 5 सालों तक सिर्फ 108 खरगोश ही थे, जो कि कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन 20 साल बाद खरगोशों की संख्या 9,700 हो गई, और 35 साल बाद बढ़कर 9 लाख हो गई। 45 इयर्स के बाद यानी कि 1904 में रैबिट्स की संख्या 1 करोड़ 75 लाख हो गई, और 66 सालों में तो कमाल ही हो गया। रैबिट्स का पॉपुलेशन 10 बिलियन यानी कि 1,000 करोड़ हो गया था। इसके बाद पूरे ऑस्ट्रेलिया महादेश में केवल खरगोश ही खरगोश हो गए। इवन इतना ज्यादा हो गए कि उनकी वजह से बाकी शाकाहारी जानवरों को पेट भरने में भी दिक्कत होने लगी, क्योंकि सारे फूल पत्ते घास सब खरगोश ही खा जाते थे। लेकिन सिर्फ 24 खरगोश से 1,000 करोड़ खरगोश हो जाना कंपाउंडिंग की एक्चुअल पावर को दर्शाता है कि कंपाउंडिंग की हेल्प से किसी भी क्वांटिटी ऑफ नंबर्स या अमाउंट तक पहुंचा जा सकता है, जो कि मैक्सिमम लोग नहीं समझ पाते। लेकिन यहाँ पे सीखने वाली बात यह है कि 35 साल तक खरगोशों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी थी, इसीलिए इससे ऑस्ट्रेलियंस को भी कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। उसी प्रकार कंपाउंडिंग का इफेक्ट भी हमें स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं दिखता, ऐसा लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, और इसी वजह से मैक्सिमम लोग अपने इन्वेस्टमेंट को डिसकंटिन्यू कर देते हैं। सो गाइज अभी तक तो हमने कंपाउंडिंग रैबिट्स पे देखा, लेकिन हम अब देखते हैं कि कंपाउंडिंग रियल लाइफ इन्वेस्टमेंट में कैसे काम करती है, और ये जानेंगे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स के थ्रू। 3 दोस्तों का एग्जांपल मैं लूंगा और हम जानेंगे कि कंपाउंडिंग डिफरेंट एसेट्स में कैसे काम करती है, टाइम का इसमें कितना इंपॉर्टेंस है, और रेट ऑफ रिटर्न का बस कुछ ही % ऊपर या नीचे होने से फाइनल रिजल्ट में कितना बड़ा डिफरेंस आता है। साथ ही सिर्फ 10 लाख से 100 या 200 करोड़ कैसे बन सकता है ये भी आप जानेंगे। इसके साथ ही आप जानोगे कंपाउंडिंग के सभी मेजर कॉन्सेप्ट। सो यहाँ से प्लीज वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। तो 3 दोस्त हैं, अमन, रोहित एंड साहिल। तीनों ही काफी हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड भी हैं, इसीलिए तीनों को बहुत अच्छी जॉब भी मिल जाती है, और तीनों ही बहुत अच्छा पैसा भी कमाने लगते हैं। लेकिन जब बात आती है इन्वेस्टमेंट की तो तीनों का नजरिया अलग है। अमन को रिस्क लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि बचपन से ही उसने यही बात सुना था कि फेल होना बुरी बात है। इसीलिए टिपिकल मिडिल क्लास वालों की तरह उसकी भी फिलॉसफी यही बन गई थी कि सेफ एसेट्स लाइक गोल्ड, पीपीएफ एंड एफडीज में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। और ये सभी इन्वेस्टमेंट सेफ तो हैं, लेकिन इनमें रिटर्न्स बहुत कम मिलते हैं, मैक्सिमम 7 to 8%। और कुछ ऐसा ही था अमन के केस में भी, उसे 8% का एनुअल रिटर्न मिल रहा था। अमन ने 10 लाख रुपए का लमसम अमाउंट इन्वेस्ट किए इस उम्मीद के साथ कि उसे रिटायरमेंट के टाइम तक एक अच्छा अमाउंट रिटर्न में मिल जाएगा।
तो यदि मान लेते हैं कि अमन 35 साल बाद रिटायर होगा, तब उसे करीब 1.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये अमाउंट सुनने में तो बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन होगा, तो ये अमाउंट कुछ भी नहीं है। और इस एग्जाम्पल से हमें ये सीखने को मिलता है कि यदि रेट ऑफ रिटर्न बहुत कम है तो कंपाउंडिंग को अपना मैजिक शो करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। सो अब हम बढ़ते हैं थोड़ा और रिटर्न की ओर, लाइक म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स, जिसमें इंटरेस्ट था रोहित का। वैसे तो रोहित भी एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करता है और उसकी भी सोच अमन की तरह ही थी, बट वो इंटरनेट पे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानता है और वो इन्फ्लुएंस हो जाता है। इसीलिए वो अपने सेविंग्स को पीपीएफ या एफडीज में डालने के बजाय म्यूचुअल फंड में डालता है। रोहित अपने सेव किए हुए 10 लाख रुपए म्यूचुअल फंड्स में डाल देता है एंड इस पे उसे 15% का एनुअल रिटर्न मिलता है, जो कि मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड्स में मिलते हैं। अब यदि रोहित भी इन पैसों को अपने रिटायरमेंट के टाइम यानी कि 35 साल बाद विथड्रॉ करना चाहेगा तो उसे एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेंगे 13 करोड़ 21 लाख रुपए, यानी कि अमन से 9 गुना अधिक। और गाइस, म्यूचुअल फंड ज्यादा रिस्की भी नहीं है। यदि इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाए तो रिस्क ऑलमोस्ट ना के बराबर होते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में वोलेटाइल मार्केट के कारण लॉस होने के चांसेस होते हैं। सो यदि रोहित की तरह आप में भी इतना पेशेंस है तो म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड आपके लिए बिल्कुल सही है। लेकिन गाइस, यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अमन और रोहित का इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी सेम है और टाइम पीरियड भी सेम है, पर डिफरेंस है तो रिटर्न परसेंटेज में। लेकिन रोहित का रेट ऑफ रिटर्न अमन से 2 गुना से भी कम है, लेकिन फाइनल अमाउंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, 9 गुना का डिफरेंस। और रोहित के सिर्फ एक डिसीजन की वजह से इतना बड़ा डिफरेंस आया। लेकिन गाइस, अभी आप कोई भी कंक्लूजन पे मत आना, क्योंकि साहिल की स्टोरी अभी बाकी है और इसी से पता चलेगा कि आप अपने जीवन काल में 200 करोड़ कैसे कमा सकते हो। तो साहिल स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखता था। वो कोई एक्सपर्ट तो नहीं था, बट उसे इतना पता था कि यदि स्टॉक्स को उनकी वैल्यू के हिसाब से खरीदा जाए तो स्टॉक मार्केट इतना भी रिस्की नहीं है जितना कि लोग मान लेते हैं। वैसे रिस्क तो है, लेकिन तब जब आप बिना सीखे बिना समझे आलतू फालतू सा लॉजिक लगाकर और स्टॉक मार्केट में ये सोचकर इंटर करोगे कि स्टॉक मार्केट एक जल्दी अमीर बनाने वाली स्कीम है, बस 5-10 रुपए के पेनी स्टॉक्स उठाओ, उनमें पैसे लगाओ और बढ़ने का वेट करो, देन प्रॉफिट निकाल लो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टॉक मार्केट इससे बिल्कुल ही अलग गेम है। और साहिल को भी मालूम था कि हर स्टॉक के पीछे एक रियल बिजनेस या कंपनी चल रही होती है। यदि कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो उसका स्टॉक भी अच्छा ही परफॉर्म करेगी, लेकिन इस बात की कोई भी गारंटी नहीं होती कि जिस कंपनी के स्टॉक ने पास्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो वो फ्यूचर में भी बहुत अच्छा ही परफॉर्म करेगी। लेकिन यदि 10 अलग अलग और अच्छे बिजनेसेस के स्टॉक्स में निवेश किया जाए तो बहुत हाई चांसेस होते हैं अच्छे प्रॉफिट्स मिलने के, और मोस्ट ऑफ द केस में प्रॉफिट ही होता है। एंड बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी इसी फिलॉसफी को अपनाते हैं एंड सजेस्ट भी करते हैं, और यही काम किया साहिल ने। उसने 10 अच्छे बिजनेसेस को सर्च किया और अपनी सेविंग का 10 लाख रुपए उनमें इन्वेस्ट कर दिया। उसने 35 सालों तक एनुअली 25% के एवरेज रेट से रिटर्न कमाया, और आप ये कैलकुलेशन देख सकते हो कि 31 सालों में ही उसके 10 लाख 25% के रेट से 100 करोड़ बन गए, और 35 साल कंप्लीट होने तक सिर्फ 10 लाख 246 करोड़ रुपए बन गए। अब यदि आपको यकीन ना हो तो आप किसी भी कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर पे जाके कैलकुलेट कर सकते हो। सो अब इस वीडियो का फाइनल कंक्लूजन ये है कि तीनों ने सेम अमाउंट सेम टाइम पीरियड के लिए ही इन्वेस्ट किया, लेकिन साहिल ने अपना दिमाग यूज करके और कैलकुलेटिव रिस्क लेकर अमन एंड रोहित को रिटर्न के मामले में बहुत पीछे छोड़ दिया। यदि आप भी अपना दिमाग को यूज करके अच्छे से रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप भी 25% तक का एनुअल रिटर्न ले सकते हो एंड अपनी वेल्थ को 100 से 200 करोड़ तक ले जा सकते हो, वो भी बिल्कुल ही प्रैक्टिकल और जेन्युइन तरीके से। और यदि आपको नहीं पता कि स्टॉक्स को कैसे पिक करते हैं तो इसका भी डिटेल्ड वीडियो आपको मेरे इसी चैनल पे मिल जाएगा। सो आई होप कि आप इस वीडियो का मैसेज समझ गए होंगे, और यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।